नमस्कार दोस्तों, मैं सागर आपके अपने YouTube चैनल एस फॉर गोल यानी स्टडी फॉर गोल्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था यानी खड़िया शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। अंत में मैं आपसे 2016 के जेपीएससी में जो प्रश्न ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था से पूछा गया है उसकी भी मैं चर्चा करूंगा और किस तरह के प्रश्न बनेंगे उसे भी मैं इस लेक्चर में आपसे साझा करूंगा। तो आपको वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहना है। इसके पहले मैंने मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था और मुंडा मानकी शासन व्यवस्था पे वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने इन शासन व्यवस्था को नहीं देखा है तो पहले आप पीछे जाएं और इन वीडियो को ज़रूर एक एक कर करके देखें। 20 मिनट से ऊपर के वीडियो हैं। अगर आप इन वीडियो को देखते हैं तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको यह जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि जब आप जेपीएससी पीटी की परीक्षा दोगे तो जनरल स्टडीज़ पेपर 2 जिसमें झारखंड का इतिहास के से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे और जो मैं अभी टॉपिक अभी आपको ले रहा हूँ झारखंड का इतिहास है, जिसमें मैंने अब तक 5 लेक्चर ले चुका हूँ और ये हमारा 6ठा लेक्चर। उसके बाद जातीय शासन व्यवस्था आएगा और यह टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि एग्ज़ाम से पहले मैं सारे टॉपिक को आपको टच करवा दूंगा। तो आज का जो टॉपिक है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, इससे एक प्रश्न बनकर आएंगे और प्रत्येक टॉपिक हमारे लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए सभी टॉपिक को आपको ध्यान से देखना है और इसे समझना है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो किसी तरह का भी अगर प्रश्न आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं और आप उसे बनाकर आओगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं इस टॉपिक को लेक्चर में और पूरे डिटेल वाइज में सीक्वेंस में लेकर आता हूं, ताकि जब आप पीटी तो निकाल ही लो, साथ में जब आप मेंस में जाओ और ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के बारे में अगर आपको ब्रीफ में कुछ लिखना हो, इस शासन पद्धति के बारे में लिखना हो, तो इस वीडियो का लाभ आपको मेंस पेपर में भी मिलेगा। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं और आज देखते हैं ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था यानी खड़िया शासन व्यवस्था को। तो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था को ही खड़िया शासन व्यवस्था कहा जाता है। अब खड़िया ट्राइब है, जनजाति है। आपको पता होगा कि झारखंड में कितने हैं, 32 जनजातियां हैं, उसी में एक खड़िया भी है। और मैंने बताया था कि कल का करंट अफेयर में मैंने यह प्रश्न भी आपसे पूछा था कि कितनी जनजातियां हैं। और बीरू रीजन यानी कि यह क्षेत्र कहाँ है, सिमडेगा में बेसिकली खड़िया जनजाति पाई जाती है। और अगर इसके अलावा बात करें तो गुमला, रांची, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी आपको खड़िया जनजाति के लोग यह मिल जाएगा। अब प्रजाति की बात करें तो प्रोस्टो ऑस्ट्रेलियाइड है। और भाषा की बात करें तो खड़िया में आप देखिए, खड़िया भाषा में क्या क्या मुंडारी, उराव, आर्य भाषा के भी शब्द हैं, क्योंकि हर भाषा का अपना अपना डायलेक्ट है। हर भाषा की कुछ ना कुछ बोलियां हैं जो कि एक दूसरे भाषा से मिलती जुलती है। तो यहाँ पे खड़िया में आपको मुंडारी का, उरांव का, आर्य भाषा के शब्द भी मिलेंगे। अब बात करते हैं कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, नाम से लगता है कि ढोकलो और सोहर क्या होता है। तो सोहर का अर्थ होता है सभापति या अध्यक्ष, यानी कि सोहर जो आपका नाम से पता चल रहा है कि अध्यक्ष होगा, जो भी सभा होगी उसकी अध्यक्षता या सभापति ही सोहर कहलाता है। और ढोकलो का अर्थ होता है सभा यानी बैठक। यानी आप जब भी अगर इतने शासन व्यवस्था के लेक्चर को सुन रहे होगे तो आपको एक चीज़ तो पता चल ही गया होगा कि हम अगर मुंडा शासन व्यवस्था से बात करें या हम मांझी परगना शासन की बात करें या झारखंड में कहीं भी आप अगर पंचायती राज व्यवस्था का नाम आपने सुना होगा तो एक जरूर आता है, अखड़ा का निर्माण जरूर किया जाता है। 14वीं वित्त आयोग से अखड़ा का निर्माण किया गया, तो 15वीं वित्त आयोग से अखड़ा बनाया गया। तो अखड़ा क्या होता है, अखड़ा जहाँ बैठक स्थान होता है, जहाँ पे बैठकी की जाती है, लोग इकट्ठा होते हैं, अपनी गांव की समस्या, अपनी नई नई चीज़ें अगर गांव में लाना हो तो वहाँ पे बैठक करते हैं और चर्चा करते हैं। क्लियर। अब आते हैं, खड़िया समाज में कुल 9 गोत्र हैं। आप गोत्र की बात करेंगे तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना होगा कि देखिएगा कि हम लोग हमेशा काशी गोत्र के हैं तो इस गोत्र का है, बहुत सारे एक गांव में भिन्न भिन्न प्रकार के गोत्र के लोग मिल जाएंगे, लेकिन खड़िया समाज में कुल 9 गोत्र हैं। और इनका नाम मैं एक एक करके आपको बता दे रहा हूँ। डुंगडुंग, कुल्लू, टेटे,
बा, केरकेटा, सोरेंग, किंडो, टोपो, विलुंग। आपने ज़रूर इन सब नामों को सुना होगा। सोरेन, केरकेटा, सोरेंग, केरकेटा, किंडो, अजय किंडो, तो सुमित टोपो, दिव्या टुंगडुंग, इस तरह का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। तो ये क्या है, गोत्र हैं, और जैसे कि हम लोग सरनेम लिखते हैं लेकिन उनके नाम के आगे गोत्र का इस तरह का फंडा है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो एक गांव में सभी निवासी एक ही गोत्र के होते हैं। ऐसा नहीं है कि अलग अलग गोत्र के होंगे। अगर गाँव में सभी निवासी तो एक गोत्र के होंगे, ऐसा कहा जाता है। अब आते हैं खड़िया के 3 उपजातियां। जैसे मैंने बताया था ना कि आगे पीछे वीडियो में आपने देखा होगा कि 1 स्तरीय है, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय है। तो यहाँ पे अगर हम स्तरीय की बात करें तो दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया गांव लेवल पर बनाया जाता है, और पहाड़ी खड़िया को ही पहाड़ी सबर और सबर पहाड़ी कहा जाता है। यानी खड़िया के अगर हम उपजातियाँ की बात की जाए तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये 3 उपजातियाँ हैं। दूध खड़िया है, ढेलकी खड़िया है और पहाड़ी खड़िया है। और पहाड़ी खड़िया कोई अगर प्रश्न आपसे पूछ दिया जाए कि पहाड़ी खड़िया को और किन किन नामों से जाना जाता है, तो पहाड़ी सबर, सबर पहाड़ी। क्लियर। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। महतो, पाहन और करटाहा खड़िया शासन व्यवस्था के 3 महत्वपूर्ण प्रमुख हैं। अब इन तीनों को आपको खड़िया शासन व्यवस्था में आपको जानना है, समझना है, और इन्हीं तीनों का इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे है गांव लेवल पे। उसके बाद भी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अगर खड़िया शासन व्यवस्था का अगर इतिहास में जाए तो इन तीनों को सबसे पहले प्राथमिकता दी गई है। और जैसे जैसे शासन व्यवस्था में विकास बढ़ता गया, हम जानते हैं कि विकास क्या है, प्रगतिशील होता है। हम आप रहें या ना रहें, लगातार 50 साल बाद भी सड़कें, रोड, नाली का निर्माण होते रहेगा, यानी कि विकास की गति चलती रहेगी। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है अगर इंग्लिश में बात करें तो ये 3 स्तरीय शासन व्यवस्था इसमें है, तो इसको भी हम लोग लेकर चलेंगे। दूध और ढेलकी खड़िया गांव के प्रशासनिक प्रधान को क्या कहा जाता है, महत्व होता है। यानी कि अगर हम आगे जाएं गांव स्तर पे, तो गांव स्तर पे आपको देखिए 2 है, क्या क्या है, पहले ऊपर का वीडियो चलते हैं। दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया, अगर उसके प्रधान या प्रमुख को हम क्या कहेंगे, महतो के नाम से जानते हैं। ठीक है। और महतो का काम क्या होता है, तो महतो गांव का प्रमुख व्यक्ति होता है जिन लोगों ने कभी गांव बसाया था और क्या किया था, और गांव बसाने का काम किया था। इनका पद पारंपरिक होता है और गांव के लोग अगर चाह लें तभी इसको अपनी सहमति से हटा सकते हैं या बदल सकते हैं। समझ गए ना। और यह वंश कैसा है, परंपरागत चलने वाला है, मतलब कि जो शुरू से महत्व है तो उसका बेटा ही महत्व बनेगा, ऐसे चलते आता। अभी भी आप पंचायती राज व्यवस्था में देखेंगे कि गैर अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र में क्या होता है कि अगर आप देखेंगे आदिवासी बहुलता क्षेत्र है तो मुखिया जी क्या करेंगे, बैठक तो बुलाएंगे लेकिन अध्यक्षता मुखिया जी नहीं करेंगे। कौन करेगा, गांव का प्रधान करेगा। और गैर अनुसूचित क्षेत्र जहाँ पे है, जहाँ आदिवासी बहुलता क्षेत्र नहीं है, जहाँ पे ST SC OBC ST SC बहुत कम है, वहाँ पे तो क्या होगा, मुखिया तो आयोजन करेगा और वही वहाँ की अध्यक्षता करेगा, क्योंकि वहाँ पाहन या महतो या मुंडा वैसे कुछ है नहीं। तो इसलिए हमको इस समय ध्यान हमेशा रखना है कि महतो ही प्रशासनिक प्रधान होता था। क्लियर। और महतो का काम मैंने भी आपको बता ही दिया। अब आते हैं, देखिए जब भी कोई भी शासन व्यवस्था आप पढ़ेंगे तो आपको 2 चीज़ का ध्यान रखना है कि उसमें एक प्रशासनिक प्रधान होगा और एक धार्मिक प्रधान होगा। अब धार्मिक प्रधान का क्या काम होगा, धार्मिक प्रधान नाम से ही पता चल रहा है कि वो धर्म, यानी कि धर्म का प्रचार प्रसार करना, लोगों को देवी देवताओं के बारे में बताना, धार्मिक कार्यों से जोड़े रखने का काम करना, शादी विवाह के बंधन से लोगों को जोड़ना, जन्म हो गया, मृत्यु हो गया, उस समय धार्मिक प्रधान का काम आता है। तो इसका कौन कौन रहेगा, पाहन रहेगा, जिसको कालो भी कहा जाता है। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में धार्मिक प्रधान को किस नाम से जाना जाता है। अब पाहन अगर ऑप्शन में ना रहे और कालो रहे तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है और आसानी से आपको अगर कालो को ही आपके ऑप्शन में टिक करना है। ठीक है। अब इसको दी जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं, तो पहनई भूमि कहलाता है। अब देखिए जैसे गांव लेवल पे पहले क्या होता था कि
हम लोग आज भी पंडित जी अगर पूजा करने आ रहे हैं तो दक्षिणा देते हैं। उसके बाद हम लोग सीधा पानी का नाम आपने सुना होगा कि चलो उसको थोड़ा चावल दे दिए, थोड़ा आलू दे दिए, थोड़ा दाल दे दिए, इस तरह। तो पहले क्या होता था कि अगर ये लोग अगर कुछ काम उम करे तो इनको इसके बदले भूमि दिया जाता था, तो भूमि को ही पहनई भूमि कहलाता था। तो यहाँ तक मुझे ऐसा उम्मीद लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरी बात अगर ज़्यादा स्पीड से चल रही है तो आपको थोड़ा पॉज करके और धीरे धीरे आराम से सुनना है और समझना है। मैं इस वीडियो को ऐसे बनाया हूँ ताकि आप सीक्वेंस में चल सके और कोई भी प्रश्न आपसे ना छूटे, और कहानी की तरह मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब करटाहा गाँव का नेता होता है जो झगड़े सुलझाने का काम करता, संचालन करता भी कर सकते। देखिए यहाँ पे प्रशासनिक प्रधान और धार्मिक प्रधान तो ही है, और साथ में एक देखिएगा कनेक्टर का काम करेगा, संयोजक का काम करेगा, उसका नाम क्या दे दिया गया, करटाहा। ये भी गांव लेवल पे ही है। अब प्रशासनिक काम अगर हम सपोज दैट हम प्रशासनिक काम में हम बैठे हुए हमको क्या समस्या सुन रहे हैं, लेकिन उस समस्या को अखड़ा तक लाने में, लोगों को वहाँ इकट्ठा करने में करटाहा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। उसको सुलझाने में इसका बड़ा काम करता है, इसलिए इसे संचालन करता भी कर सकते हैं। और करटाहा के बारे में जानना चाहते हैं तो प्रत्येक गांव में एक करटाहा होता है, और वही गांव का नेता या संचालक कर सकते हैं। ग्रामवासी उसी से परामर्श भी लेते हैं और अनुमति से कार्य भी करते हैं। और गांव के झगड़ों का फैसला, मुसीबतों का निपटारा करना हो, लोगों को बैठक में बुलाना हो, गाँव में से किसी को अगर वेतन नहीं दिया जाता है या किसी तरह का कोई समस्या हो रहा तो यह उसे सुलझाने का काम करता है। इस पद के लिए इसे गांव से कोई वेतन नहीं दिया जाता। नियमों को खुद पालन नहीं करने या वह कुछ नहीं कर पाता है या कुछ गलती करता है तो इसे उसके पद से हटा भी दिया जा सकता है। जो व्यक्ति अपनी जाति या रीति रिवाज को सही सही जानता है उसी व्यक्ति को करटाहा के पद पर नियुक्त किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति को, मतलब उसे नियम कानून, गांव के परंपराओं के बारे में भी थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। चयन के लिए क्या किया जाता है, एक और प्रक्रिया वहाँ पे कि खड़िया बुजुर्ग एक जगह एकत्र होते हैं, और जो जैसे उस समाज के जो बुजुर्ग होंगे वो लोग खड़े होंगे और चयन करने के लिए क्या करेंगे, चुनाव करते हैं, और आपसी में गांव के लोग मिलकर चयन कर देते हैं। इस तरह से हम करटाहा के बारे में जाना। ठीक है, अब पहाड़ी खड़िया के बारे में जानते हैं। इससे पहले हम लोग किसके किसके बारे में जान रहे थे, मैंने बताया आपको दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया। अब तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है पहाड़ी खड़िया। तो पहाड़ी खड़िया के भी प्रशासनिक प्रधान होंगे, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है आपको डांडिया, और धार्मिक प्रधान को देवड़ी कहते हैं। अब देवड़ी गांव में रामदयाल मुंडा जी का जन्म हुआ था। अगर रामदयाल मुंडा जी के बारे में आप जानते होंगे तो रामदयाल मुंडा जी झारखंड के महान व्यक्ति और काफ़ी शिक्षित पढ़े लिखे व्यक्ति। इनके लिए भी हम लोग एक सेपरेट वीडियो बना रहे हैं जिसमें रामदयाल मुंडा जी के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा बात करेंगे। और अगर प्रश्न पूछ दिया जाए कि रामदयाल मुंडा जी का जन्म कहाँ हुआ तो देवड़ी गांव में ही हुआ था। अब गांव स्तर पर क्या क्या बताया मैंने, महतो तो होता ही है और डांडिया होता है। यहाँ पे कहाँ पे डांडिया हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका पहाड़ी खड़िया में। अब पाहन को क्या कालो कहा जाता है, देवड़ी। करटाहा दंड देने का भी काम ये भी करता है, और भात भीतर करना यानी शुद्धिकरण करना। खड़िया में भात भीतर मतलब शुद्धिकरण, और ये बैठक का मेजबानी भी करेगा। मैंने एक बार बता दिया, एक एजेंट के रूप में काम भी करेगा। एक करटाहा के बारे में। अब खड़िया राजा देखिए सबसे बड़ा हो गया, समझ गए ना आप। अगर पाहन महतो की बात अगर हम जाएंगे तो खड़िया राजा को सबसे बड़ा माना जाता है। और एक रेड नाम भी अगर आप आ जाएगा तो 5 या 6 गांव के ऊपर एक रेड नाम से एक व्यवस्था चलती है जिसको प्रमुख को रेड कहा जाता है। परगना राजा या खड़िया राजा, परगना राजा को ही खड़िया राजा भी कहते हैं। आम चाल की भाषा में अगर ढोकलो सोहर कहा जाता है। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था नहीं, ढोकलो सोहर नाम भी खड़िया राजा का ही एक तरह से नाम है। अब ढोकलो सोहर की बैठक की बात करें तो कब होगा, पूछ दे कि ढोकलो सोहर में बैठक साल में कितनी बार होती थी, तो आपको हमेशा याद रखना है कि साल में 1 बार होती थी। और 2 गाँव के बीच अगर लड़ाई हो गया तो खुद क्षेत्रीय प्रशासन शासन व्यवस्था के जरिए ठीक किया जाएगा। अगर 2-1 जैसे अब ढोकलो सोहर में जाइएगा तो 2 गांव में लड़ाई हो गया तो उसके लिए अब क्या होगा, वहीं के आपस में ही पंच परमेश्वर खूट
जो है वहाँ बैठेंगे खड़िया घाट में, खड़िया घाट आएगा और उसको ठीक करेगा। खूट के प्रशासनिक प्रधान को खड़िया घाट कहते हैं। मतलब एक दो गांव के बीच में अगर झगड़ा हो गया, खूट मैंने बताया था, गांव को कहा जाता है, और वहाँ का प्रधान को खड़िया घाट कहा जाएगा। इसमें भी एक ढोकलो सोहर में आता है, जब एक दो गांव के बीच में अगर लड़ाई झगड़ा हो गया। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। खड़िया राजा को 3 आदमी सहयोग करता है। अगर हम अभी यहाँ पे बात किसका बारे में कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो खड़िया राजा को 3 आदमी सहयोग करता है। कौन कौन करता है सहयोग, तो करेगा पहला तिजोड़कर, जिसको खजांची कहते हैं। तिजोरी आय व्यय का हिसाब रखने वाला, नाम से ही पता चल जा रहा है। खड़िया राजा का इसका क्या करेगा, सेक्रेटरी का काम करेगा। सारा पैसा कहाँ से आया, क्या गया, सारा चीज़ एक खजांची करेगा। अब एक दीवान रहता है जो खड़िया राजा का सलाहकार रहता है, सलाह मशवरा देने का काम दीवान करता है। और एक लिखाकड़ होता है जो लिखा पढ़ी करने वाला होता है, मतलब जिस कोई भी अगर बात हुआ, चर्चा हुआ, बैठक हुई, तो उसका लिखा पढ़ी करने का काम लिखाकर करता है। तो ये 3 लोग हैं जो खड़िया राजा का मदद करेंगे, और खड़िया राजा सबसे बड़ा होता है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में। अब खस्सी भात का नाम अगर आप सुनते हो, अरे खस्सी भात का आयोजन किया, खस्सी भात आप हम लोग गाँव में जरूर सुनते होंगे। तो खस्सी भात अगर आया है तो खड़िया शासन व्यवस्था में इसका बड़ी चर्चा की जाती है। शुद्धिकरण के लिए दोषी को सजा के रूप में दिया जाता है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि अगर किसी जैसे 2 पक्ष में लड़ाई हो गया, ठीक ना, 2 पक्ष में लड़ाई हो गया, बड़ी समस्या हो गई, तो उसका समाधान कौन करेगा, खड़िया राजा तो करेगा अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करने के बाद। और दोषी अगर जो पा गया, उसके एक दोषी हो गए तो 2 तरह, मतलब ये 2 दोषी का एक पक्ष दूसरा पक्ष होगा। अभी तो दोनों दोषी है ना, अगर कोई एक पक्ष दूसरे पक्ष से शिकायत लेकर आया तो दूसरे पक्ष के लिए पहला पक्ष दोषी हो गया और पहले पक्ष के लिए दूसरा। तो अगर समाधान हो जाता है तो एक पक्ष को खस्सी और दूसरे पक्ष से हड़िया और भात का जुर्माना लेते हैं। यौन संबंधी अपराधों को मांझी परगना शासन व्यवस्था की सजावट मैंने बताया था उसी के हिसाब से, यानी बटलाहा का नाम मैंने आपसे चर्चा किया। बटलाहा वहाँ सजा एक होता था ना, उसी तरह यहाँ भी बटलाहा सजा का प्रचलन था। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि खड़िया शासन व्यवस्था क्या है। खड़िया शासन व्यवस्था आप देखोगे तो मुंडा शासन व्यवस्था जो है ना, उसी के एक उपशाखा के जैसा लगेगा, और इनके स्वशासन पद्धति में मुंडा समाज की व्यवस्था की छाप दिखाई पड़ती है। क्लियर। अब आते खड़िया जनजाति मुंडा समाज की ही एक उपशाखा है, जैसे काम करती है, और इसके स्वशासन पद्धति में मुंडा समाज की व्यवस्था की छाप भी दिखाई पड़ती है। एक तरह से मैं इस तरह का जो PDF तैयार किया हूँ, आप एक शॉर्ट नोट भी बना सकते हैं, और यह शॉर्ट नोट आपका बड़ा ही सीक्वेंस में बना हुआ, इसलिए मैं इसको भी पढ़ता हूँ, और मैं पढ़ने से पहले अगर बोल रहा हूँ वही बात यहाँ पे लिखा हुआ भी है, तो आपको समझने में आसानी होगी। मेरे लेक्चर अगर नहीं समझ में आएंगे तो आप अगर इस PDF को अच्छे से देखोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब दंड स्वरूप अगर किसी से पैसा लिया जाता है तो क्या होगा, दंड दिया गया, चलो जी तुमको 15 आना देना है, 30 आना देना है, 16 आना देना है, 5 रुपये देना है, इस तरह। तो वहाँ से क्या होगा, खड़िया राजा के नीचे जो काम कर रहा है, अभी मैंने उनका नाम लिया ना, किनका किनका नाम लिया, मैंने नाम लिया लिखाकड़ जो खड़िया राजा का सेक्रेटरी है, खजांची, तिजोड़कर और सलाहकार दीवान। तो इन्हें क्या करता है, इन सबको वही पैसा से वेतन भी दिया जाएगा, और जो बाकी पैसा बच जाएगा वो गांव के भलाई में खर्च, गांव के विकास में किया जाएगा। अब तो ये हुई शासन व्यवस्था की बात। अब हम आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1934-35 में, यानी देश आज़ादी से कुछ साल पहले अखिल भारतीय खड़िया समाज का स्थापना किया गया। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनकर ये आता है, ये पूछ भी सकता है कि अखिल भारतीय खड़िया समाज की स्थापना कब किया गया था, तो 1934-35 में किया गया था। और देखिए, ये केवल झारखंड के लिए नहीं हुआ था, ये पूरे भारत में खड़िया के लोगों के उत्थान के लिए किया गया। जहाँ जहाँ भी खड़िया लोग होंगे उनके उत्थान के लिए इसकी व्यवस्था की गई थी। और इस शासन व्यवस्था को एक अंग्रेज अधिकारी जैसे वहाँ पे नहीं थे, क्यों थे, अगर हम लोग बात करेंगे कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में बात करेंगे, थॉमस विल्किंसन द्वारा मंजूरी दी गई थी उनकी मुंडा शासन व्यवस्था को, और यहाँ पे अखिल भारतीय खड़िया समाज के द्वारा इसका किया गया था। और पूरे देश में खड़िया लोगों को उत्थान, कैसे शिक्षा दीक्षा हो, कैसा उनका व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, तो इसका निर्माण किया गया था। क्लियर। अब पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन इन्होंने कभी भी नहीं किया। आगे जाके जब देश आज़ाद हुआ तो पंचायती राज के लिए क्या हुआ, पूरा जोर से चलने लगे। पंचायत मतलब राज्य की व्यवस्था क्या, केंद्र पे तो हो, राज्य पे हो, लेकिन गांव लेवल पे पंचायती राज व्यवस्था हो। लेकिन ये क्या, महासभा ने कभी भी इस व्यवस्था को नहीं माना, और ये नहीं चाहते थे कि पंचायती राज व्यवस्था
पहुँचे, क्योंकि ढोकलो सोहर महासमिति इसका विरोध करते आई। क्यों करते आई? क्योंकि ये अपनी जातीय शासन व्यवस्था को कंटिन्यू करना चाहती थी। अब आइएगा, सिख जेपीएससी में एक प्रश्न में पूछा गया था कि कौन सा कथन ढोकलो सोहर महासमिति के लिए सही नहीं है। अब देखिए, प्रश्न में सही नहीं है मतलब बाकी सब सही है और एक क्या है? सही नहीं है। तो पंचायती राज चुनाव का विरोध किया। अब देखिए, ये तो विरोध किया सही है, लेकिन यहाँ प्रश्न क्या है? सही नहीं है। तो सही नहीं किया। पंचायती राज का समर्थन करना, ये तो कभी नहीं किया। जातीय प्रथा का समर्थन, बिल्कुल जातीय प्रथा का समर्थन तो ये लोग कर ही रहे थे। अब मुंडा मान की व्यवस्था को स्वीकार किया, उसी के हिसाब से चलता भी था। अब पंचायती राज चुनाव का विरोध किया। तो मेरा बी ऑप्शन क्या हो जा रहा है? बिल्कुल इनका समर्थन ये नहीं करना चाह रहे, तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? गलत होते हुए हमारा पंचायती राज का समर्थन करना, जैसे मैंने अभी ऊपर में चर्चा किया। क्लियर? अब अपने समाज को संगठित करने, अपनी समस्याओं का समाधान हेतु अखिल भारतीय खड़िया महासभा का गठन किया गया। उसे ढोकलो के नाम से जाना जाता है। ढोकलो का सभापति जो संपूर्ण खड़िया समाज का राजा होता है, ढोकलो सोहर कहलाता है। समझ गए? अब मैंने अभी बताया खड़िया समाज का जोड़ा, उसी को ढोकलो सोहर कहते हैं और उसी के नाम से ही यह शासन व्यवस्था चलती है। उनका कार्यकाल कितने साल का होता है? 3 साल का होता है। और पीछे गांव लेवल पे जाएंगे तो करटाहा के बारे में मैंने बताया, जो गांव के झगड़े आदि का फैसला करने पर प्रतिवेदन सबसे पहले खड़िया राजा को करता है। समझ गए ना? अगर कोई सुलझा नहीं पा रहा है और खड़िया राजा के पास जा रहा है तो प्रतिवेदन देने का काम कौन करेगा? तो करटाहा करेगा। तो इस तरह हमने ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ा। खड़िया जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था है जो ढोकलो सोहर या ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। और ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में हमने बहुत सारे पदों के बारे में भी अभी जाना, जिसमें महत्वपूर्ण पद कौन थे? महतो, करटाहा और पाहन। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। खूट का जब भी आएगा तो अंतर्ग्रामीय आएगा, 2 से 2 या अधिक गांव से संबंधित है। खड़िया घाट मैंने बताया, यानी कि खूट अंतर्ग्रामीय पंचायत में जब करटाहा आपस में ही चुना जाता है और उसी को ही खड़िया घाट भी कहा जाता है 2 से अंतर्ग्रामीय पंचायत के लिए। ठीक है? और ढोकलो सोहर का अर्थ भी आपने सीख लिया। लिखाकड़ के बारे में भी जान लिया। तिजोड़कर और दीवान, दीवान को देवान भी कहा जाता है जो कि खड़िया राजा का सहयोगी होता है। पाहन को कालो कहा जाता है। और इस तरह हमने आज खड़िया शासन व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया और मुझे उम्मीद है कि आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। इसमें बहुत ज़्यादा होच-पोच नहीं था और बहुत सारे अंग्रेज़ों का या मुग़लों का इस तरह का कोई चर्चा भी नहीं मिलता है और एक बहुत अच्छा निचोड़ है। इसको ध्यान से सुनना है। और सिख जेपीएससी में कैसे प्रश्न पूछे गए तो आप उन्हीं को देखते हुए इस वीडियो से शॉर्ट नोट भी तैयार कर लेना है। और अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो आपको मैं ज़रूर एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगा, पीछे के वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि हर शासन व्यवस्था एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि खड़िया शासन व्यवस्था ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था किस शासन व्यवस्था से मैच करती है, किस शासन व्यवस्था से मिलती जुलती है, तो आपको आसानी होगा कि मुंडा जब समाज की उपशाखा की तरह समझ में आता है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था की तरह लगता है, तो आप उससे रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए, इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप सभी को पुनः तक बने रहने के लिए धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अपने दोस्तों से भी इस वीडियो को साझा करेंगे। और मेरा यही आपका क्या हो जाएगा, मेरा मोटिवेशन यही रहता है कि आप जितने ज़्यादा लोग वीडियो देखते हैं। और आपसे एक और रिक्वेस्ट मेरा अंत में है कि आप वीडियो में कमेंट जरूर करें, आपको वीडियो कैसा लगता है, अच्छा लगता है या कुछ कमी बेसी है। तो अगर आप मुझे बताओगे तो आगे जब भी वीडियो बनाऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि उन गलतियों को मैं थोड़ा कम करूं, या मेरी कोशिश रहती है कि गलतियां कम से कम हो, जो भी बने अच्छा बने और बेहतर बने। तो इन्हीं सब बातों के साथ अंत में मैं जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।